गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स का रिवीजन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी शोड द एग्जिट डोर टू इट्स राइवल फ्रेंच कंपनी बाय डिफेटिंग देम इन अ कार्नेटिक वार्स। कर्नाटक युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कंपनी को भारत के बाहर का रास्ता दिखाया। प्लासी और बक्सर के युद्धों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल सम्राट पर अपना दबाव स्थापित कर लिया। इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिल गए। अब वे व्यापारी से प्रशासक बन गए। कंपनी की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती गई और दक्षिण भारत में मैसूर के साथ युद्ध करके दक्षिण भारत को अपने अधिकार में ले लिया। Thus, taking advantage of unstable political condition of India, a trending company succeed in establishing its rule. और इस प्रकार लाभ कमाने वाले व्यापारिक कंपनी ने भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर सत्ता प्राप्त कर ली, किंतु सत्ता प्राप्त इस कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र वही एक व्यापारी तथा दलाल का बना रहा, जो प्रशासन के लिए सक्षम ही नहीं बल्कि प्रशासनिक योग्यताओं से भी दूर थे। एफर्ट वर मेड टू कंट्रोल द अनरूली बिहेवियर ऑफ द कंपनी ऑफिशियल। दे वर टॉट टू बी एडमिनिस्ट्रेटर्स। कर्मचारियों को स्वेच्छा पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए। उनको प्रशासन का व्यवहार करना सिखाया गया। इंग्लैंड से कुछ पढ़े लिखे अफसर और कर्मचारी भेजे गए। इतना सब कुछ करने के उपरांत भी कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र व्यापारिक ही बना रहा। वे अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूअल रूल इन बंगाल। बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध। After the Battle of Buxar, the English company signed the Treaty of Allahabad with Mughal Emperor Shah Alam. बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार कंपनी को मिल गए। With these three rights, the company had control over the total revenue of Bengal. The Nawab of Bengal, Nizamuddin, handed over the rights of Nizmat to the company, but the company was not ready to bear such onerous responsibilities. दीवानी के अधिकार मिल जाने से कंपनी का बंगाल के समस्त राजस्व पर अधिकार हो गया। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला ने बंगाल के निजामत के अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए, किंतु कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थी। वह केवल सेना तथा कोष पर अपना अधिकार रखना चाहती थी। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। वह जानता था कि कंपनी के आसपास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक साथ दीवानी तथा निजामत के कार्य देख सके। Clive was diplomatic, so he left the nizamat of Nawab of Bengal and दीवानी rights in hand. क्लाइव ने काफी सोच विचार के बाद निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया और दीवानी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। निजामत मीन्स टू गवर्नर टू मेंटेन पीस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम आउट फोर्स। शांति व्यवस्था तथा बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। और फौजदारी का कार्य बंगाल के नवाब के पास रह गया। The expenses of Nizamuddin, maintenance of Nawab of Bengal and pension of Mughal Emperor were paid by the amount collect as revenue. रजा खां को बंगाल का और सिताब राय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया। प्राप्त राजस्व से निजामत का व्यय, बंगाल के नवाब का खर्च और मुगल सम्राट को पेंशन देने के बाद शेष राशि कंपनी के कोष में जमा कर दोहरा शासन प्रबंध कर लिया गया। Now, demerits of dual governance. दोहरे शासन का दुष्परिणाम क्या हुआ? The real control of Bengal lay in company's hand, but in reality it was free from all liabilities. बंगाल की समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में थी, किंतु वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्त थी। नवाब was the ruler of Bengal, but his exchequer was empty and he was powerless.
नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास न तो शक्ति थी और न ही धन। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल के दोहरे शासन प्रबंध ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। Now our next point is Regulating Act 1773. Regulating Act 1773, East India Company was an independent trading body. ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द एंटायर फंक्शन ऑफ द कंपनी. संचालन समिति इसका संपूर्ण प्रबंध करती थी. दिस कमिटी अपॉइंटेड एंड डिसमिस द स्टाफ ऑफ द कंपनी. यह समिति कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त और पद से हटा भी सकती थी. द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर्मुलेटेड द फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिंग पॉलिसी एंड मेंटेन द आर्मी. कंपनी व्यापारिक नीति निर्धारित करती थी, सेनाओं की व्यवस्था करती थी और विदेश नीति को निर्धारित करती थी. After 1757 there was change in company's objective. 1757 के बाद कंपनी के कार्यों में काफी बदलाव आए. It was not only trading company but had also become administrating company. अब वह मात्र व्यापारिक कंपनी न रहकर प्रशासनिक कंपनी भी बन चुकी थी. The British government had to intervene in the working of company. इंग्लैंड की सरकार कंपनी के कार्यों में से अनभिज्ञ बनी रह सकती थी. बंगाल की लूट, वहां की कानून व्यवस्था और कर्मचारी के अत्याचारों से पीड़ित बंगाल की जनता की जानकारी उसको थी. बंगाल के दोहरे शासन प्रबंध ने किस प्रकार बंगाल की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, इसकी भी उसको जानकारी थी. अपार धन संपदा जमा करने के बाद भी कंपनी वित्तीय स्थिति संकट में थी. इससे ब्रिटिश शासन को लगा कि भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया. इस एक्ट के दो प्रमुख उद्देश्य थे: कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना, भारत में कंपनी के शासन को दोषों का निराकरण करना. रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के कुछ और भी कारण थे. ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक संस्था ही नहीं थी, परंतु एक राजनीतिक संस्था भी बन चुकी थी. उसके कार्यों एवं अधिकारों में परिवर्तन आ चुका था. कंपनी को अब युद्ध एवं संधि के दायित्व भी निभाने थे. न्याय और सुरक्षा और राजस्व के कार्य भी उसके पास थे. कंपनी के शासनकाल में भारतीय प्रांतों को आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में तीव्र गति से गिरावट आई. प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट. जो इस एक्ट में क्या क्या कमियां थी? The Act provided specific measure to set up the new administrative framework. Bengal, Madras and Bombay presidency were independent, but this act ended their freedom. ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के मामलों में यह प्रथम हस्तक्षेप था. इसके द्वारा कंपनी के कार्य प्रणाली में सुधार की संभावना थी, परंतु जल्दी ही इसके कई दोष सामने आने लगे. गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में सदैव झगड़े होते. कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था. गवर्नर जनरल की स्वतंत्रता बाधित हो गई. सर्वोच्च न्यायालय तो स्थापित कर दिया गया, मगर उसका अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं किया गया. प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट थे. गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए थे. ना पिट्स इंडिया एक्ट. To remove the shortcoming of regulating act and to make the administrative of the company in India efficient and responsible, the British Prime Minister William Pitt passed the Pitt India Act in 1784. रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने, कंपनियों के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने एवं भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र व कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पिट इंडिया एक्ट को पारित किया. द एक्ट विच गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज 1784 इज नॉन अ पिट्स एक्ट. भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली
आदि पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने सन 1784 में एक कानून पारित किया जिसको पिट एक्ट का नाम दिया। पिट इंडिया एक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिट इंडिया एक्ट। The act granted complete control to the British government regarding the affair of administration of the company in India. इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिकाधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया। नवीन कानून के अनुसार 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। इसका कार्य निर्देश मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना था तथा उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखना भी था। द एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द कंपनी फ्रॉम indulging of warfares in India. The act clearly mentioned the expression of rule was against the policy, honor and will of this nation, but the English floated in. इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के आक्रमण युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया था। इस एक्ट में कहा गया था कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है, लेकिन इसका पालन अंग्रेजी में नहीं किया गया। 1784 के एक्ट से गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया। वह सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों तथा न्यायपालिकाओं के माध्यम से शासन चलाता था। नाउ सिविल सर्विस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, who replaced Warren Hastings in 1786, is known as the father of civil service in India. वारन हेस्टिंग के पश्चात 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक भी कहा जाता है। His pride period was more important for administrative reforms than the extension of the company rule. उसका शासनकाल कंपनी के सीमा विस्तार से अधिक प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था। उसके शासन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक सुधार किए। उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप न्याय, पुलिस और प्रशासन, कर तथा व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा कंपनी के कर्मचारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासन से भारतीयों को विधिवत दूर रखने की नीति अपनाई। ब्रिटेन के युवा सिविल सर्विस की ओर अधिक आकर्षित हुए। नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिकल ऑर्गेनाइजेशन, न्याय एवं कानून व्यवस्था। ऑल द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड लॉज। किसी भी देश के शासन संचालक के लिए नियम कानून का होना आवश्यक है, जिनका अनुपालन सरकार एवं जनता द्वारा किया जाता है। द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस बाय एस्टैब्लिशिंग कोर्ट इन द इंडिया। ब्रिटिश शासन में सरकार द्वारा न्यायालयों की स्थापना की गई। न्यायालयों द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत में प्रचलित कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं की और विवाह, उत्तराधिकारी संबंधी कानून, रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों पर आधारित पुरातन कानूनों को यथावत चलने दिया। The reforms made in judicial organization by Lord Cornwallis were put together and were known as Cornwallis Code in 1793. This was based on the principle of separatist force. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में जितने सुधार किए उन्हें एकत्र कर सन 1793 में कॉर्नवालिस संहिता का नाम दिया गया। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।